तो कैसे हो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कल जो जहाँ पे छोड़ा था उसी के आगे अपन शुरू करते हैं। कल अपन ने सदिशों के प्रकार वगैरह पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे सदिशों का संयोजन कैसे किया जाता है। तो शुरू करें अपन। कैसे हो सभी। तो शुरुआत करते हैं अपन सदिशों का संयोजन। इसके लिए पहले मैं आपको कुछ 3-4 पॉइंट्स बताऊंगा जिनको अपने को ध्यान रखना है। वो सदिशों का संयोजन करते समय अपने काम आएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन। तो पहला बिंदु है दोस्तों, पहले तो अपना टॉपिक कितना क्या रहेगा आज, सदिशों का संयोजन। तो ये अपन ने डाल दिया टॉपिक सदिशों का संयोजन। अब ये 3-4 पॉइंट है जो कि अपने को ध्यान रखने हैं। इसमें पहला पॉइंट मैं बोलता हूँ आपको। पहला पॉइंट क्या कहता है कि दो सदिशों को तभी जोड़ेंगे जब एक सदिश का सिर दूसरे सदिश की पूंछ से मिला हो। एक सदिश का सिर दूसरे सदिश की पूंछ से मिला हो। अब क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट मैं समझाता हूँ आपको। ये कहना चाह रहा है, मान लो ये कोई सदिश है एक, तो इस वाले सदिश का ये तो हो गया इसका सिर, और ये क्या होती है इसकी पीछे वाली पूंछ। तो ये तभी जुड़ेंगे जब एक का तो पूंछ होनी चाहिए और दूसरे का क्या होना चाहिए, सिर होना चाहिए। तो ये एक की तो पूंछ और एक का सिर, देखो यहाँ पर एक तो पूंछ आ रही है और एक का क्या आ रहा है, सिर आ रहा है। तो तब इनको जोड़ देंगे अपन जब दोनों की एक तो सिर जुड़ी हो और एक पूंछ जुड़ी हो। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है देखिएगा दोस्तों। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि किसी सदिश को परिमाण व दिशा बदले बिना समांतर विस्थापित करने से कोई परिवर्तन नहीं होता। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझते हैं। कह रहा है कि अगर कोई सदिश, मान लो ये कोई सदिश है जिसको मान लिया मैंने ए वेक्टर, तो इस सदिश को दिशा भी चेंज नहीं करनी है और इसका मैग्नीट्यूड परिमाण भी चेंज नहीं करना है। तो इसको बिना दिशा और परिमाण चेंज करे समांतर विस्थापित कर सकते हैं। यहाँ से देखो, यहाँ पर विस्थापित कर दिया मैंने। तो ये दूसरा पॉइंट है अपना। तीसरा पॉइंट कह रहा है पहले सदिश की पूंछ को अंतिम सदिश के शीर्ष से मिलाने पर प्राप्त सदिश को परिणामी सदिश कहते हैं। क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट देखिएगा। ये कहना चाह रहा है अगर एक सदिश ऐसा हो मान लो और दूसरा सदिश मान लिया मैंने कुछ इस प्रकार से हैं, ये दो सदिश है, ये मान लिया मैंने ए वेक्टर, ये मान लिया मैंने बी वेक्टर। तो अब इनको जोड़ने पर जो परिणामी सदिश आएगा वो पहले वाले सदिश की तो पूंछ, ये पहला वाला सदिश है वेक्टर, इसकी तो ये पूंछ और दूसरे वाले का हेड, इनको मिलाने पर आएगा। यानी कि अंतिम सदिश का तो सिर और पहले वाले सदिश का हेड को टेल को मिलाने पर परिणामी सदिश आएगा, जिसको अपन आर वेक्टर से प्रदर्शित कर देंगे। अगला पॉइंट है अपना, दो सदिशों की पूंछ मिलने पर जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, सदिश कोण कहते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है इसको भी एक बार समझ लेते हैं। कहना चाह रहा है मान लो ये एक सदिश है अपने पास, इसको मान लिया मैंने ए वेक्टर, एक सदिश है ये वाला, इसको मान लिया मैंने बी वेक्टर। अब देखो दोनों की पूंछ जो है कौन से पॉइंट पर मिल रही है, इस वाले पॉइंट पर। तो इन दोनों के बीच में जहाँ कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे, सदिश कोण। तो इनको कहेंगे सदिश कोण। दोनों की पूंछ जहाँ पर मिलती है वहाँ पर जो कोण बनता है वो कहलाता है सदिश कोण। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा।
मैं इनको मिटा देता हूँ, बाकी चीज़ों को, केवल पॉइंट्स लिखने हैं अपने को। ठीक है, तो लिखो इनको पॉइंट्स को, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, वो बेटर रहेगा। अब आगे बढ़ेंगे अपन सदिशों के नियम में। पहला नियम पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज का नियम। तो अगला हेडिंग है अपना समांतर चतुर्भुज का नियम। तो अगला नियम है अपना सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। नियम नंबर पहला है अपना समांतर चतुर्भुज का नियम। याद रह जाएगा। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा है। कहना चाह रहा है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न, ये आसन्न लिखना दोस्तों, इसको आसन्न भुजाओं से दो सदिशों, सदस्यों नहीं, इसको भी सही करना, दो सदिशों को परिमाण और दिशा में दर्शाया जाए तो इनके कटान बिंदु से जाने वाला चतुर्भुज का विकर्ण परिणामी सदिश को परिमाण और दिशा में दर्शाता है। अब ये तो ऐसे तो समझ में आएगी नहीं, अब मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको। ये कहना चाह रहा है कि अगर दो सदिशों को जोड़ना है, समांतर चतुर्भुज का नियम लगाना है, तो कह रहा है कि अगर समांतर चतुर्भुज की एक तो ये वाली भुजा और एक ये वाली भुजा, इनको कहा जाता है आसन्न भुजाएं। इस प्रकार से जो दो भुजाएं बनती हैं उनको कहा जाता है आसन्न भुजाएं। अब इन दोनों आसन्न भुजाओं को अगर दो सदिश निरूपित करें, मान लिया मैंने, इसको मान लिया बी वेक्टर, इसको मान लिया बी वेक्टर, तो इन दो सदिशों का परिणामी सदिश इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या आएगा, ये आएगा समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, कुछ ऐसे यहाँ से। तो ये समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण आएगा यही दिखाएगा किसको, परिणामी सदिश को, और परिमाण और दिशा दोनों में दिखाएगा, परिमाण भी दिखाएगा और दिशा भी दिखाएगा। तो इसको कहेंगे अपन परिणामी सदिश। क्या कहेंगे इसको, परिणामी सदिश, जिसको मान लिया मैंने आर वेक्टर। अब नियम लगाने के लिए, जोड़ने के लिए, देखो तीनों की पूछे एक जगह मिली हुई है, तो तीनों को एक साथ तो जोड़ सकते नहीं अपन भाई। जोड़ेंगे तो तभी जब एक का पूंछ हो और एक की सिर हो। अभी पहले नियम पढ़ा था अपन ने। तो मैं क्या करता हूँ, इस बी वाले सदिश को, इस बी वाले सदिश को यहाँ से इस ए वाले सदिश पर जो है विस्थापित कर देता हूँ। कैसे करते हैं विस्थापित, देखो, दिशा भी चेंज नहीं करनी और परिणाम भी उसका चेंज नहीं करना, बस उसको वहाँ से हटा देना है। देखो ऐसा का ऐसा ही जो है उसको यहाँ पे रख देना है, कुछ ऐसा। सही कर देता हूँ मैं इसको एक बार सही। तो इस वाले सदिश को मैंने उठाकर कहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, कुछ चेंज नहीं करा, वैसा का वैसा ही रख दिया। उसी प्रकार इस ए वाले को भी रख दो, समांतर चतुर्भुज को पूरा कर लो, ये लो, ए भी अपन ने रख दिया, तीनों एक जगह मिल गए, मिलेंगे। अब जो है अपने को इनका निकालना है, जो रिजल्ट आएगा अपने पास, परिणामी सदिश आएगा, उस परिणामी सदिश का परिमाण निकालना है। और उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो इनको जोड़ देता हूँ मैं। तो आर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और जो अपने पास परिणामी सदिश आया उसका परिमाण निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देखिएगा आगे क्या करते हैं। पहले मैं इसको नाम दे देता हूँ। तो इसको नाम दे दिया मैंने ओ एम पी, ओ एम पी। अब देखते हैं आगे। तो परिमाण निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ बिंदु पी से लंब डाल रहा हूँ, किस पर,
देखिएगा ये बिंदु P से लंब डाला मैंने किस पर, इस ए वेक्टर पे। ए वेक्टर को थोड़ा आगे बढ़ा दिया और एक लंब डाल दिया, और उस लंब का नाम क्या है, क्या नाम दे दिया मैंने, Q। तो ये हो गया OMQP, 4 नाम हो गए अपने पास। अब ये लंब है तो उस पर मैंने ऐसे सही सिंबल बना दिया। अब मान लिया मैंने दोनों सदिशों के बीच में ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच कोण कितना है, थीटा है। तो जो ये यहाँ वाला ए वेक्टर है यहाँ का भी कोण कितना आना चाहिए, थीटा आना चाहिए। भाई यहाँ भी कोण थीटा है तो यहाँ भी थीटा ही आना चाहिए, क्योंकि अपन ने दिशा वगैरह कुछ बदला नहीं है यहाँ पे। अब अपन क्या करेंगे, परिमाण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। एक बार तो लगाएंगे त्रिभुज OQP में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, और दूसरी बार जो है छोटा वाला त्रिभुज है, त्रिभुज PQM में एक बार इसमें अपन कुछ लगाएंगे रूल्स वगैरह। तो आगे करते हैं अपन, इसको एक बार लिख लो आप लोग, फिर मैं प्रमेय करता हूँ। देखो कैसे लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो बढ़ते हैं आगे। तो लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों। तो लगा रहा हूं मैं पाइथागोरस प्रमेय, देखिएगा। तो त्रिभुज OQP, जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसको देखना, त्रिभुज OQP में पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती है प्रमेय, OP का स्क्वायर, देखना उसमें कर्ण का स्क्वायर यानी कि OP का स्क्वायर बराबर, ये आ जाएगा अपने पास लंब का स्क्वायर PM का स्क्वायर, फिर आएगा आधार का स्क्वायर यानी कि OQ का स्क्वायर। अब जो वैल्यू अपने पास है, OP कितना है, OP है अपने पास R, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर बराबर, PM कितना है, PM अपने को पता है नहीं, PM कहाँ से लिखा मैंने, लंब तो PQ है, चेंज करना दोस्तों इसको, PQ है यहाँ पे। PQ का स्क्वायर, तो PQ भी अपने को पता नहीं है, PQ की जगह भी PQ का स्क्वायर ही रहने दो। OQ, अब ये जो OQ है यहाँ से लेकर यहाँ तक है पूरा, जो उसमें से यहाँ से आधा तो जो है अपने पास क्या है, ए वेक्टर है, और आधा क्या है, MQ। तो मैं उसको कैसे लिखूँगा, देखिएगा, मैं उसको लिखूँगा OM प्लस MQ, और ये इसका होल स्क्वायर, और OM अपने पास कितना है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वेक्टर है। तो OM का मान अपने को पता है, कितना हो जाएगा वहाँ पर, A प्लस MQ का होल स्क्वायर। अब आगे सोल्व करते हैं अपन इसको ही। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया R स्क्वायर। अब मेरा काम रहेगा एक तो PQ की वैल्यू निकालना और एक MQ की वैल्यू निकालना। तो उसके लिए मैं लगा रहा हूँ छोटे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज MQP में जो छोटा वाला त्रिभुज है उसमें देखिएगा दोस्तों क्या लगा रहा हूँ मैं, साइन लगा लेते हैं पहले। तो एक बार तो लगा लो साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब है यहाँ पर PQ, लंब बटे कर्ण सॉरी, और PQ
कर्ण जो है PM। PQ अपने को पता करना है। PM अपने पास देखो B वेक्टर है, देखो चित्र में देखो B है अपने पास PQ, तो यहाँ से PQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B को भेज दो इधर, ये हो जाएगा PQ बराबर B साइन थीटा। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। उसी प्रकार से अपन आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ध्यान रखना मैं इधर कर रहा हूँ। एक बार क्या लगा दो, साइन लगा दिया, एक बार लगा दो कोस थीटा छोटे वाले में। तो ये आधार बटे कर्ण, आधार है अपने पास MQ और कर्ण अपने पास है PM। और ये MQ तो निकालना ही है भाई, MQ तो पता है ही नहीं अपने को। अब PM अपने को पता है, यहाँ पर है B, तो यहाँ से B को भेज दो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आ जाएगा MQ बराबर B कोस थीटा। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 से जो वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो समीकरण 1, 2 व 3 से, तीनों से वैल्यू को क्या कर रहा हूँ मैं, पुट कर रहा हूँ एक में। तो देखिए पहले यहाँ तक लिख लीजिए, मैं आगे अगले नेक्स्ट पेज पर जो है वैल्यू को पुट करूँगा। तो या तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, या फिर नोट कर लो इसको। तो दोस्तों आगे वैल्यू को पुट करते हैं अपन। देखिए MQ की वैल्यू B कोस थीटा है, ध्यान से देखिएगा, और PQ की वैल्यू B साइन थीटा है। मैं समीकरण नंबर 1 में वैल्यू रखूँगा आगे, देखिएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा R स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A B कोस थीटा का होल स्क्वायर। दोनों की वैल्यू रख दी मैंने। अब स्क्वायर खोल देते हैं अपन इसका, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कोस थीटा। अब इसको और इसको देखिएगा, B स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों में ही, तो B स्क्वायर को ले लिया मैंने बाहर, एक को कर दिया आगे, और B स्क्वायर को ले लिया बाहर। और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। भाई B स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, साइन स्क्वायर तो यहाँ से और कोस स्क्वायर यहाँ से, प्लस 2AB कोस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, इसका वैल्यू हो जाता है 1। तो इसका 1 होते ही अपने पास क्या बचेगा इधर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये तो पूरा 1 हो ही गया, प्लस 2AB कोस थीटा। तो यहाँ से निकल गया R स्क्वायर, और इसी को ही बोलते हैं अपन परिमाण। तो परिमाण क्या आ गया, R बराबर, जब स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। तो ये अपने पास मैग्नीट्यूड आ गया, परिमाण आ गया। लिखो, इसको भी नोट करो, फिर अपन इसकी दिशा निकालते हैं।
तो दिशा के लिए क्या करते हैं दोस्तों, देखो जो अपना डायग्राम था इसमें मैं मान लूँगा जो आर वेक्टर है, जो आर वेक्टर है अपने पास, ये जो है इस ए वेक्टर के साथ कोण कितना बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है। तो मैं इसकी दिशा निकालने के लिए क्या करूँगा, tan अल्फा निकालूंगा। तो देखिएगा कैसे निकालते हैं। तो अपन दिशा निकालने के लिए क्या करते हैं, निकालेंगे यदि, पहले एक लाइन लिख लेते हैं, यदि आर वेक्टर का ए वेक्टर के साथ कोण अल्फा हो तो दिशा, तो दिशा क्या आएगी, tan अल्फा बराबर, और tan होता है दोस्तों लंब बटा आधार। अब देखते हैं उस चित्र में लंब क्या है अपने पास, देखो लंब तो है PQ, आधार है OQ। तो यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं, लंब क्या है PQ, आधार क्या है OQ। तो ये हो गया PQ, ये हो गया OQ। PQ की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं, B साइन थीटा। OQ की वैल्यू निकाल चुके हैं, A प्लस B कोस थीटा। तो ये कोण आ गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है, इसको याद रख लेना, यदि आर वेक्टर का बी वेक्टर के साथ भी तो निकल सकता है कोण, तो बी वेक्टर के साथ कोण बीटा हो तो दिशा क्या आ जाएगी, tan बीटा। जहाँ साइन है वहाँ कोस आ जाएगा दोस्तों, और जहाँ कोस है वहाँ साइन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा B कोस थीटा A प्लस B साइन थीटा। तो ये अपने को दोनों प्रकार से दिशाएं भी निकालना आ गई। तो लिखो इसको भी, दिशा वाले फॉर्मूले को भी, ये भी अपने को डायरेक्ट याद रखना है फ्रेंड्स। इसके बाद अपना जो है इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स है, उस एक दो स्पेशल पॉइंट्स हैं उनको भी अपन ध्यान से देखते हैं भाई उनमें क्या है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया दोस्तों, तो मैं ऐसा करता हूँ आपको पहले से लिख लुका के फिर बताता हूँ, तो समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, पहली स्थिति है अपने पास, विशेष स्थितियों में पहली स्थिति अपने पास, यदि थीटा कितना हो, 0 डिग्री हो, यानी कि जो अपना आंसर आया उसमें थीटा को अपन क्या ले लें, 0 डिग्री ले लें। तो कोस थीटा कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि अपने को पता है कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से कोस थीटा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जैसे ही कोस थीटा 1 आएगा, यानी कि अब दोनों 0 डिग्री पर आ गए, ए और बी वेक्टर, तो सदिशों को क्या कहेंगे अपन, समांतर सदिश। यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर समांतर हो तो फिर क्या रिजल्ट निकलेगा। तो देखो अपने पास आर मैग्नीट्यूड निकला था, आर बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab कोस थीटा। अब इस थीटा कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो ये 1 होते ही एक आगे बढ़ाया तो कितना आ गया, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब ये जो है किसका फॉर्मूला बन जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। अब जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, ऊपर लग रहा है रूट, तो इस स्क्वायर वाले से रूट तो कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल हो गया
तो अंदर क्या बचा, केवल a प्लस बी, और इसी को इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी कहा जाता है। यानी कि दो सदिशों का रिजल्टेंट जो है अगर मैक्सिमम लाना है तो क्या करना होगा, a प्लस बी। तो ये पहली स्थिति है, लिख लीजिए इसको भी या फिर नोट कर लीजिए। उसी प्रकार दोस्तों आगे अपन दो स्थितियां और लेंगे। थीटा को एक बार 90 लेंगे और एक बार 180 डिग्री लेंगे, 180 डिग्री लेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो उसी प्रकार अपन उसकी दिशा में भी जो है थीटा को 0 लग दिया। तो टेन अल्फा में अपने को 0 रखा थीटा को, तो साइन थीटा 0 कितना होएगा, साइन 0 0 होगा। यानी कि जब साइन 0 हो जाएगा तो इस पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर कोण जो है थीटा बराबर 0 होते ही ए वेक्टर का जो कोण है वो कितना आ जाएगा, अल्फा बराबर 0 आ जाएगा। तो ये दूसरी वाली स्थिति है अपने पास। उसी प्रकार से देखो, यदि थीटा 90 डिग्री है यानी कि सदिश दोनों क्या है, लंबवत है, तो कोस 90 कितना होता है, 0। कोस 90 0 होते हैं, ये वाली तो पूरी 0 हो गई। ये 0 होते ही क्या बचा आगे वाला, तो r बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा केवल। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा अपने पास केवल। तो ये इसका परिणाम होएगा। अब दिशा निकालनी हो तो दिशा के लिए क्या करो, वहाँ पे भी 90 डिग्री रख दो। जैसे ही मैंने 90 डिग्री रखा, 90 डिग्री रखा तो क्या हो गया, साइन 90 1, लेकिन कोस 0 कितना हो जाएगा, साइन 90 1 हो गया, और कोस 90 कितना होता है दोस्तों, 0 होता है। तो ये तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। बचेगा क्या नीचे, a, तो ऊपर बचेगा b, नीचे बचेगा a। तो यहाँ से अपन टेन अल्फा बराबर b बटा a, तो अल्फा निकल जाएगा टेन इनवर्स b बटा a निकल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार नोट करो, इसको पहले या स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला है अपने पास, इसका तीसरे केस में अपन थीटा को लेंगे 180 180 डिग्री। तो देखिए, जब मैंने थीटा को लिया 180, तो कोस 180 की वैल्यू 180 की वैल्यू होती है -1। यानी कि 180 कब होता है, जब सदिश क्या हो, प्रति समांतर हो। जब दो सदिश प्रति समांतर है तो उनके बीच में कोण कितना बनता है, 180 डिग्री। अब जहाँ पर कोस 180 आएगा तो कोस 180 की जगह -1 आ जाएगा। तो ये आगे वाला माइनस कहाँ से आया, इस -1 से आया। तो अब ये किस वाला का फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। तो ये बनेगा या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन सकता है, या फिर b माइनस ए का होल स्क्वायर भी यही आता है। b माइनस ए का होल स्क्वायर भी यही आता है। तो या तो आंसर अपने पास आ सकता है a माइनस बी, या आ सकता है अपने पास b माइनस ए। और इस वैल्यू को जो है मिनिमम वैल्यू कहा जाता है, न्यूनतम वैल्यू। और अगर दिशा अपने को निकालनी हो तो दिशा के लिए जो टेन वाला फॉर्मूला है उसमें कितना रख दो, टेन वाले फॉर्मूले में कितना रख दो, 180। तो ये जगह b साइन 180, a प्लस बी कोस 180, और साइन 180 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ से टेन अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 0 डिग्री। तो अल्फा बराबर टेन 0 दो जगह होता है। अल्फा एक तो 0 टेन 0 0 होता है, या फिर 180 टेन 180 का मान भी कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ से अल्फा की दो वैल्यू मिलेगी अपने को, एक तो 0 और एक 180।
तो उम्मीद है दोस्तों आज का जो पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हैव अ नाइस डे, टेक केयर। इसके आगे की क्लास अपन कल पढ़ेंगे। कल अपन त्रिभुज के योग का नियम पढ़ेंगे कि सदिशों में त्रिभुज का नियम क्या होता है, फिर बहुभुज का नियम पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू। इसी प्रकार आगे बढ़ते रहिए, देखते रहिए और अपने नोट्स तैयार करते रहिए दोस्तों। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।